सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 1 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे इस क्लास में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर होगा निधि तिवारी। तो निधि तिवारी का नाम याद रखना, इनको अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि निजी सचिव के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। वैसे वो 2022 से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्रधानमंत्री कार्यालय में डेप्यूटी सेक्रेटरी यानी कि उप सचिव के रूप में काम कर रही थी, लेकिन अभी उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव बना दिया गया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, 10-15 दिन पहले ही, कि हमारे आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर है कौन, शक्तिकांत दास, अभी उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान सचिव बनाया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑलरेडी एक प्रधान सचिव पहले से हैं, उनका नाम पीके मिश्रा है। ठीक है, तो ये दोनों तीनों नाम याद में रखना आप। अब वैसे ही अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज कराता हूं। ये सारी 2025 के अपॉइंटमेंट है। जैसे कि अंजू राठी राणा अभी पहली महिला विधि सचिव लो सेक्रेटरी बनी थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के सीईओ अजय भादु बने थे। अजय सेठ कौन बने थे, अभी हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव बने थे। और भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी थी तनुष्का सिंह। एचपीसीएल के नए सीएमडी बने थे विकास कौशल। टेफे की उपाध्यक्ष बनी थी डॉक्टर लक्ष्मी वेणु। टेफे मतलब हो गया ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर बनाया था कृष्णमाचारी श्रीकांत को। आत्मा जो कि टायर कंपनियों का एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष बनाया गया था अरुण मामेन को। और टाटा कम्युनिकेशन के अध्यक्ष बने थे एन गणपति सुब्रमण्यम। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री बनी थी, जिम्बाब्वे से हैं। इस पद पर आने वाली वो पहली महिला है, याद रखें। दिल्ली की मुख्यमंत्री और इस पद पर आने वाली आप कह सकते हो ये चौथी महिला है। इनका नाम रेखा गुप्ता है। और नए वित्त सचिव मैंने आपको बता दिया अजय सेठ है। ठीक है, तो अभी ये कुछ नियुक्तियां हमने जो पढ़ी है वो हमने रिवाइज कर लिया, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में 30 मार्च 2025 को साजिबू चेराओबा नववर्ष उत्सव ये कहां पर मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर। देखो, हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नया हिंदू कैलेंडर शुरू होता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए इस तिथि से ही नए साल की शुरुआत की जाती है, यानी कि नया हिंदू कैलेंडर शुरू होता है। इस साल ये 30 मार्च को मनाया जा रहा है। और इसी दिन से चैत्र नवरात्र भी शुरू हो जाते हैं। और इस दिन को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से मनाते हैं। जैसे कि ये हमने देखा साजिबू चेराओबा। मणिपुर में आपको याद है मेती समुदाय रहता है, वो इसे नववर्ष के रूप में मनाता है, इसे मणिपुरी नववर्ष भी कहते हैं। और इसी को उगादि कहते हैं। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में उगादि के रूप में इसको मनाया जाता है। इसी को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं। और इसी को जम्मू कश्मीर में नवरे के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन को सिंधी समुदाय चेटी चंड के रूप में मनाते हैं। तो मतलब चीज एक ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नाम से मनाया जा रहा है। और ये जो भी पॉइंट मैंने अभी आपको बताए, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यकीन नहीं हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये आप देख सकते हो। ये साजिबू चेराओबा हमने पढ़ा, ये प्रश्न एग्जाम में आया। उगादी वाला प्रश्न एग्जाम में आया। ये गुड़ी पड़वा एग्जाम में आ चुका है। नवरे त्योहार ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। बाकी बात यहाँ पे हमारी तो प्रश्न का उत्तर क्या था, मणिपुर है। तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल होती है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो अभी तक यहाँ पे एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन फरवरी में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। गवर्नर अजय कुमार भल्ला है। और लोकटक झील ये आपको मणिपुर में मिलेगी। और इसी में आपको दुनिया का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क मिल जाएगा, जिसे काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ का मार्शल आर्ट है थांगटा। और अब मणिपुर से कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं आपके लिए। संगई फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ का राजकीय पशु है संगई, एक प्रकार का हिरण है, तो उसी के नाम पे होता है। लाई हराओबा फेस्टिवल होता है। नट संकीर्तन उत्सव होता है। याओसांग या योशांग उत्सव हो गया। हुनथड़ो महोत्सव हो गया। शुमंग लीला महोत्सव हो गया। गान नगाई उत्सव हो गया। शिरुई लिली महोत्सव हो गया। कचाई लेमन फेस्टिवल हो गया। लामलाई फेस्टिवल हो गया। मेरा हऊ चोंगबा उत्सव हो गया। निंगोल चक्कोबा त्योहार हो गया। ये सब मणिपुर के हैं। ये सब न्यूज में रहते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे
हाल ही में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राणा दास गुप्ता को। तो पुरस्कार का नाम है विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार। कौन देता है? येल यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका में है। अभी किसे मिला? राणा दास गुप्ता को। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक है। उन्हें अपनी पुस्तक कैपिटल अ पोर्ट्रेट ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली, जो कि 2014 में ये बुक आई थी इनकी, और उसी के लिए नॉन फिक्शन कैटेगरी में 2025 का विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है। पुरस्कार राशि मिली है $1,75,000। तो पुरस्कार कौन सा है वो याद रखना। किन्हें मिला है? राणा दास गुप्ता को मिला है। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। अब अवार्ड वाला प्रश्न है, तो आपको पता है हम क्या करेंगे। 2025 के जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स अभी हमने पढ़े वो कुछ मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो देखो, अभी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला? रामवी सुतार को। 2025 का स्टॉकहोम जेल पुरस्कार कुंटर ब्लॉशेल को मिला है, वियना के रहने वाले। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी दिया गया 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी लेखक के छत्तीसगढ़ से हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार अभी R.K. श्रीराम कुमार को मिला, वायलिन वादक है, और इसे कर्नाटक संगीत का ऑस्कर भी कहा जाता है। जबकि नृत्य कला निधि पुरस्कार मिला है उर्मिला सत्यनारायण को, जो कि भारतनाट्यम से संबंध रखती है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 NTPC को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये भी दिसंबर में ही दिए गए थे। हिंदी का अगर बोले तो गगन गिल को दिया गया मैं आई जब बाहर के लिए, और अंग्रेजी का स्तरीन किरे को मिला है स्पिरिट नाइट्स के लिए। एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। अभी ये मसाकी काशिवारा को दिया गया, जो कि जापान के हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स यहाँ पे हमने एक बार फिर से रिवाइज किए, ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो आंसर होगा थाईलैंड। यहाँ पे हम बिम्स्टेक समिट की बात कर रहे हैं 2025 में, ये इसका छठा संस्करण है। 3 और 4 अप्रैल को होगा। कौन होस्ट कर रहा है? मतलब इसकी बैठक कहां पर होगी? बैंकॉक, थाईलैंड में। मतलब इस साल इसको होस्ट कर रहा है थाईलैंड, और भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेंगे। और थीम भी है। थीम क्या है? बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। इसकी जो लास्ट ईयर जो इसकी बैठक हुई थी, 5वीं बैठक, वो 2022 में हुई थी। उसको होस्ट किया था श्रीलंका ने। इसकी जो पहली बैठक है वो 2004 में हुई थी, उसको थाईलैंड ने ही होस्ट किया था। आप पूछोगे क्या भारत भी कभी इसे होस्ट कर चुका है क्या? यस, भारत एक बार इसको होस्ट कर चुका है। बिम्स्टेक समिट एक बार भारत में हो चुका है, 2008 में नई दिल्ली में हुआ था। और अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, मतलब पिछले साल ही 2024 में भारत ने बिम्स्टेक बिजनेस समिट को भी होस्ट किया था। ठीक है। अब बिम्स्टेक के बारे में मैं आपको बता देता हूं, उससे पहले थाईलैंड आपको लेकर के चलता हूं। ये रहा मैप में थाईलैंड। अभी 2-4 दिन पहले हमने देखा म्यांमार में भारी भूकंप आया था, उसके साथ साथ थाईलैंड में भी आया था, और यहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दी। अच्छा चलो मुझे आप बताओ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अभी म्यांमार में जो भूकंप आया था, भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है ये आपको बताना है। बाकी थाईलैंड की बात करें, इसे सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं। इसका पुराना नाम सियाम है, और कैपिटल होती है बैंकॉक। करेंसी थाई बहत। प्रधानमंत्री है पेंटोक्टार्न शिनावात्रा। इसके साथ मैत्री अभ्यास करते हैं, अयुत्या अभ्यास हम इसके साथ करते हैं। और आपको याद होगा अभी इसी साल संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ था थाईलैंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। और ताइवान और नेपाल के बाद समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला ये तीसरा देश बना था थाईलैंड। तो बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए जो देश है उन देशों का ये एक संगठन है। स्थापना होती है इसकी 1997 में। हेडक्वार्टर हो गया ढाका में, और इसके अध्यक्ष कौन है? इंद्रमणि पांडे, जो भारतीय है। और कौन कौन से मेंबर कंट्रीज है? तो बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, तो याद रखना इस बार इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? थाईलैंड कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन गया को बंद कर दिया है? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दिसंबर 2013 में ये गया मिशन को लॉन्च किया था। गया का मतलब होता है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। और इसको जब लॉन्च किया था तो इसका उद्देश्य क्या था, क्या काम था?
मिल्की वे जो हमारी आकाश गंगा है उसका 3D मैप इसको बनाना था। इसने आकाश गंगा की वर्तमान संरचना और इसके अतीत और भविष्य के विकास के बारे में जानकारी प्रदान की है। पर अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी 27 मार्च 2025 को इसको बंद कर दिया, इसको शट डाउन कर दिया। अच्छा, ये गया मिशन हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप रेगुलर हमसे पढ़ रहे हो तो आपको इसके बारे में याद होगा। मैं आपको बताता हूँ हमने कब इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना होती है 1975 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में मिलेगा और डायरेक्टर जनरल है जोसेफ एशबेकर। अच्छा, अब इसी से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा कि वो बृहस्पति, जुपिटर के चंद्रमाओं कौन कौन से, गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा पर जीवन की खोज करने के लिए एक जूस मिशन को लॉन्च करेगा। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सौरमंडल के पिंडों यानी कि सोलर सिस्टम बॉडीज का निरीक्षण करने के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप भी लॉन्च किया था। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का गया स्पेस टेलीस्कोप ने शिव और शक्ति नामक दो प्राचीन तारों की धाराओं की खोज की थी। ये रहा वो गया मिशन, तब हमने इसकी बात करी थी। उसके अलावा एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी रामसेस मिशन लॉन्च करेगा। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा जो जापान की स्पेस एजेंसी है, इनका एक मिशन है बेपी कोलंबो। और अभी ये मिशन न्यूज में था क्योंकि इस मिशन ने बुध ग्रह मरकरी के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली थी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मूनलाइट प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसमें ये चांद के आसपास 5 सैटेलाइट्स छोड़ेंगे। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन है? जॉन मैकफॉल, ये ब्रिटेन से हैं। और इनको लेकर के जाएगा कौन? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए सारे करंट अफेयर्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी रिपल्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो आंसर होगा CR पाटिल ने। कौन है ये? हमारे जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। और अभी उन्होंने ही इस बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है रिपल्स ऑफ चेंज। इसे जल शक्ति मंत्रालय और यूनिसेफ इंडिया ने संयुक्त रूप से प्रकाशित किया है। तो इस बुक में ग्रामीण भारत की 10 शक्तिशाली कहानियां शामिल हैं। ये कहानियां लैंगिक सशक्तिकरण, सामुदायिक नेतृत्व और जमीनी स्तर पर नवाचार के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण और जल जीवन मिशन के परिवर्तनकारी प्रभाव को बताती है। तो बुक का नाम है रिपल्स ऑफ चेंज, जिसको लॉन्च किया CR पाटिल ने। वैसे आप जानते हो यूनिसेफ इंडिया की गुडविल एम्बेसडर कौन बनाई गई थी? करीना कपूर खान। वैसे बुक वाला ये प्रश्न है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। वैसे बहुत दिन हो गए बुक्स रिवाइज करे हुए। तो एक बुक आई थी छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। इसको लिखा है अभिजीत बनर्जी ने। दीपा मलिक जो कि पैरा एथलीट है, इनकी बुक आई है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये ब्रिंग इट ऑन। सैयद करमानी, इन्होंने लिखी स्टम्प्ड नाम से बुक। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस को लॉन्च किया था अमित शाह ने। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 इसको लिखा है अमिताभ कांत ने। ये वही अमिताभ कांत हैं जो अभी हमने पढ़ा था नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य बने थे। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, इसको लिखा KS चौहान ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को लिखा पंकज मिश्रा ने। सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, इसको लिखा संघमित्र चक्रवर्ती ने। इंडियन रेनेसांस मोदी डेकेड, इसको लॉन्च किया था अमित शाह ने और इसको संपादित किया, एडिट किया है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। द महात्मा मैनिफेस्टो को लिखा राजेश तलवार ने। राष्ट्र महिला आयोग की जो अध्यक्ष है विजया रहाटकर, इन्होंने अपनी पहली बुक लॉन्च की है, उसका नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना। IM, ये बुक को लिखा है गोपीचंद हिंदुजा ने, इसको लॉन्च किया था वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। लाइफ ऑन मार्स स्टोरीज को लिखा है नमिता गोखले ने। ठीक है, तो लगभग 12-13 बुक्स हमने और रिवाइज कर ली है। चलो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी ये कौन करेगा? तो पहली चीज तो भारत इसको होस्ट करेगा। प्रश्न में ऑप्शन में दिया गया है भारत में भी अलग अलग राज्य है, तो और डीप में पूछ लिया तो तमिलनाडु इसे होस्ट करेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं FIH जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की, जिसे भारत होस्ट करेगा। भारत में भी कौन? तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी कहाँ पे होंगे इसके मैच? चेन्नई और मदुरई में होंगे। इस बार ये इसका 14वां संस्करण होगा। इस साल ये लास्ट में होगा, नवंबर और दिसंबर में। और भारत चौथी बार इसे होस्ट कर रहा है। भारत इससे पहले कब कब होस्ट कर चुका है ये देखो, मैं पूरी टेबल आपके सामने लेकर के आगे आप देख सकते हो। एक तो 2013 में भारत ने इसको होस्ट किया था, नई दिल्ली में हुआ था। 2016 में भी हमने होस्ट किया था, लखनऊ में हुआ था। और 2021 में भी हमने होस्ट किया था, उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में हुआ था। वैसे आप देखोगे तो भारत अब तक 2 बार इसको जीत भी चुका है।
2001 में हमने जीता था और 2016 वाला जो टूर्नामेंट है वो हमने जीता था। अभी जो इसका लास्ट एडिशन हुआ था 13वां एडिशन, वो 2023 में हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में। उसको जर्मनी ने जीता था फ्रांस को हरा करके। हर 2-2 साल में होता है। तो अब ये होगा 2025 में, भारत इसको होस्ट करेगा। बाकी हॉकी से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। देखो 2025 में क्या क्या प्रश्न पड़े थे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं लेटेस्ट। अभी हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन हुआ था। उसमें पहले तो याद रखना मेंस वाला कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा के राउरकेला में। उसको सारची रार बंगाल टाइगर ने जीता था हैदराबाद तूफान को हरा करके। और महिलाओं का झारखंड के रांची में हुआ था, उसको उड़ीसा वॉरियर ने जीता था, सूरमा हॉकी क्लब को हराया था। अभी 7वें हॉकी इंडिया अवार्ड्स की घोषणा हुई थी। इसमें बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुषों में हरमनप्रीत सिंह को चुना गया था और बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर महिलाओं में सविता पुनिया को चुना गया था। और जो बेस्ट प्लेयर होते हैं उनको कौन सा अवार्ड मिलता है? बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड मिलता है। वैसे ये अवार्ड्स की पूरी एक लिस्ट, पूरा एक अलग से वीडियो मैंने आपको बना करके दिया था। बाकी 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का 15वां एडिशन है। यह अभी पंचकुला हरियाणा में हुआ था, उसको झारखंड ने जीता, हरियाणा को हराया था। ठीक है, ये 2025 के हॉकी से संबंधित अभी इतने प्रश्न है हमारे पास। वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें, जो पूरे वर्ल्ड में हॉकी को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, तो स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड में है। हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। 1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। और हॉकी इंडिया की बात करें, स्थापना होती है 2009 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष दिलीप तिर्की। और एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। हॉकी से कुछ संबंधित कप्स एंड ट्रॉफीज भी है। अजलान शाह कप, आगा खा कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, पैटर्न कप और इंदिरा कप। तो ये सब हॉकी से संबंधित हमने पढ़ा। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में परमाणु मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 गीगावाट। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने परमाणु मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना। और ये देश की कुल ऊर्जा जरूरत का 10% पूरा करेगा। और अभी केंद्र सरकार ने पहली बार निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी की अनुमति भी दे दी है। अच्छा, वैसे आप जानते हो हमारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है? 2070 है। चलो आज एक काम करता हूँ, इस प्रश्न में मैं आपको वो सभी प्रश्न रिवाइज कराता हूँ जिसमें इस तरह के प्रश्न हम पढ़ते हैं ना कि इस चीज के लिए हमने इतना टारगेट लिया, उसके लिए इतना टारगेट लिया। मतलब टारगेट वाले, लक्ष्य वाले जो प्रश्न होते हैं ना, वो आज सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। आपको भी मजा आएगा पढ़ के, क्योंकि इस तरह की चीज आपको पूरे यूट्यूब में, पूरे गूगल में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो देखो फिर, एक तो याद रखना, केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात यानी कि स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा? 500 मिलियन टन। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा? उन्मूलन यानी कि खत्म करना, 2030। एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य 2047। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025। मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य 2030। ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य 2047। नेट कार्बन जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य 2070। चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040। खुद का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने का हमारा लक्ष्य 2035। इसरो ने कहा कि भारत का लक्ष्य है 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना। भारत सरकार 2029 तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। भारत का लक्ष्य, भारत को कुष्ठ रोग मुक्त बनाना है। कब तक? 2027 तक। भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य भी रखा है। और भारत का 2030 तक कितना रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है? तो 500 गीगावाट। भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसे एलिफेंटियासिस कहते हैं या हाथी पांव, इसको कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा? 2027 तक। तो ये लक्ष्य से रिलेटेड, टारगेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स में हमने प्रश्न पढ़े, मैंने आपको एक साथ रिवाइज कराए। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको कहा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, कहीं पर भी आपको इस तरह का मटेरियल नहीं मिलेगा, चाहे फिर वो पेड क्लास ही क्यों ना हो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 31 मार्च को। तो हर साल 31 मार्च को ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। और आज तारीख क्या है? 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को भी एक तो उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि उड़ीसा का स्थापना दिवस होता है। कब हुई थी स्थापना? 1 अप्रैल 1936 में। और 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना हुई थी? आरबीआई की।
ठीक है, तो आरबीआई का स्थापना दिवस भी होता है 1 अप्रैल ही, ये भी याद रखना, और उत्कल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और मार्च खत्म हो चुके हैं, मैंने आपको कल भी बता दिया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट डेज है, मार्च हो गया, फरवरी हो गया और जनवरी हो गया, तीनों के डेज का मैंने क्विज बना करके अपलोड कर दिया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। जाकर के अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, बार बार प्रैक्टिस करते रहो जब तक कि सारे प्रश्न आपके सही नहीं हो लग जाए। और मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस से बेहतर कोई सॉल्यूशन नहीं है जो आपकी चीजों को 100% राइट कर दे, जो आपको सफल बना दे। तो प्रैक्टिस करो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में टेबल टेनिस के WTT स्टार कंटेंडर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर हो जाएगा मानव ठक्कर। तो इस टूर्नामेंट का नाम क्या है, इस इवेंट का नाम क्या है? WTT स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट। और अब इसके मेन सिंगल के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं मानव ठक्कर। इनका जो ये मैच है अभी चेन्नई में हुआ, और किसे हरा करके सेमीफाइनल में पहुंचे, तो वो भी याद रखना, लिम जोंग को, जो कि साउथ कोरिया के टेबल टेनिस प्लेयर हैं। मानव ठक्कर नाम याद रखना। अच्छा, टेबल टेनिस से कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक तो अभी आपको याद होगा, शरद कमल ने संन्यास ले लिया है। शरद कमल, इनका संबंध टेबल टेनिस से है। देखो, हमारे ये टेबल टेनिस प्लेयर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, इनको जरूर याद रखना, जैसे कि शरद कमल, जी साथियान, मणिका बत्रा, मानव ठक्कर, श्रीजा अकुला, पोलोमी घटक और सौम्यजीत घोष। ये वो इंपॉर्टेंट नाम है जो अक्सर न्यूज में रहते हैं, तो ये जरूर याद रखना। वैसे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना होती है 1926 में, हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड में, और हेड है पेत्रा सॉर्लिंग। और 2025 में जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो कहाँ पे होगा? दोहा, कतर में होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और आज नया महीना हम शुरू कर रहे हैं, तो अगर कोई नए स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी जानने को मिले कि आप में से कौन कौन स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं। और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उनके भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आप नए हो तो आपको पता नहीं है, तो वो वीडियोस तो आप जरूर से देख के रखना, वहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में नंबर बनेंगे। बाकी क्विज मैंने आपको बता ही दिया। ये पूरी जो भी मैंने आपको पढ़ाया है थ्योरी के साथ, इसकी पीडीएफ आपको डिटेल्ड पीडीएफ मिल जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही, बिल्कुल फ्री में मिलती है। और अभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर दिया कैसे क्या क्या हुआ। अब आपका टेस्ट होगा और उसमें देखेंगे कि आपको कितनी चीजें याद है, कितने प्रश्न आपको याद है। तो टेस्ट आप लगाइए, एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका टेस्ट होगा अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही, डेली करंट अफेयर क्विज के नाम से। और देखिए क्या आपका रिजल्ट रहता है। उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, कितने प्रश्न आपसे राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, कितने स्पीड के साथ आप प्रश्नों को पढ़ पा रहे हो, कितना समय ले रहे हो, दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले आपकी रैंक क्या है। तो ये सब चीजें आप खुद से एनालिसिस करोगे। और अपनी एप्लीकेशन को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। एप्लीकेशन में जब आप शेयर करोगे दोस्तों के साथ, तो जितने ज्यादा स्टूडेंट क्विज लगाएंगे उतना ज्यादा एक माहौल बनेगा, क्योंकि कहते हैं ना, कंपटीशन का लेवल आपको तभी पता लगेगा जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे वो टेस्ट लगाएंगे, आपके दोस्त लगाएंगे। तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते और सेशन एंड। तो कल पहला प्रश्न हमने पूछा था, इनक्योस अभ्यास, इसमें भारत ने हिस्सा लिया या लेगा, ये कहां पर हो रहा है? तो ग्रीस में। और इंडिया ओपन 2025 पीएसए कॉपर प्रतियोगिता का महिला एकल का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने। नकली नोटों को रोकने के लिए दोगुनी सुरक्षा वाली SR2BIF7 स्ट्रोंटियम बिस्मथ फ्लोराइड नैनो कणों वाली स्याही किसने बनाई है? बार्क और नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने मिलकर के। फिर आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के तहत सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड किसे मिला? अच्छा, ये मुझे आप लोगों को करेक्ट भी करवाना था। कल ये प्रश्न मैंने आपको गलत बता दिया था। इसका उत्तर IIT मद्रास मैंने आपको बताया था, तो इसका उत्तर IIT मद्रास नहीं होगा, इसका उत्तर होगा IIT कानपुर। मेरे से ही मिस्टेक हुई थी, मेरे से ही पढ़ने में गलत आया जहां से मैंने मटेरियल लिया, तो मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूँ। और इसलिए अभी मैं आपको ये करेक्ट करवा रहा हूँ। तो कोई भी अगर आप नोट्स बनाते हो, वैसे मैंने पीडीएफ में करेक्ट कर दिया, जो क्विज है वहां पे भी करेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, IIT कानपुर इसे कर लेना, ठीक है। फिर अगला देखो, अभी उड़ीसा में DRDO ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया? तो आंसर होगा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। उसके अलावा कंप्यूटर दीदी सेंटर और दीदी की दुकान पहल को किसने
किसके द्वारा चलाया जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए भी किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया? एस रविंद्र भट्ट। और किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया? राजीव गुबा। और ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37 की समग्र श्रेणी में गुजरात की गिफ्ट सिटी कौन से स्थान पर रही? 46। और 8वीं एलीट महिला राष्ट्र मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन टॉप पर रहा? रेलवे। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में विश्व शाखाकार दिया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।